चलो शुरू करते हैं। बताया था थेल्स थ्योरम या बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। 5 मिनट में हाईलाइट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल ABC में यदि हम BC के पैरेलल एक लाइन खींच दें DE, तो DE AB और AC को कहीं न कहीं काटेगी। जहाँ पर काट रही उसका नाम D है और ये E है। तो आपको प्रूव ये करना है कि ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, अर्थात AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये प्रूव करना है, ठीक है। यदि किसी ट्रायंगल ABC में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दें तो वे लाइन दो साइड को कहीं न कहीं काटेगी, कहीं न कहीं। तो वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो एक बार हम क्या लेकर चलेंगे कि DE पैरेलल है BC के, तो प्रूव करेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। इसको कहते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, या इसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? थेल्स थ्योरम, ठीक है। BPT या थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब इसी का कन्वर्स भी पढ़े हैं। क्या कन्वर्स पढ़े? यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, अर्थात आपको यहाँ पे इसमें क्या है कि DE को पैरेलल BC लेकर चलते हैं, तो इसमें प्रूव करते हैं ये, कन्वर्स में ये लेकर चलेंगे तो ये प्रूव करेंगे DE BC के पैरेलल है। तो यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वह लाइन थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। ये प्रूव करना, ठीक है। ये होगा कन्वर्स में, ठीक है। तो कन्वर्स में जब DE पैरेलल होगी BC के, तो जब DE BC के पैरेलल प्रूव करने के लिए हम मानकर चलते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो D से होकर के BC के पैरेलल कोई ना कोई लाइन अवश्य होगी। वह लाइन मान लेते हैं DF है। तो जब DF है तो कन्वर्स ऑफ तो BPT से क्या होगा? यदि DF पैरेलल है BC के, तो क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AF अपॉन AFC। आइए हम लेकर ही चले हैं। ये एक हो गया, ये दो हो गया। तो दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। यहाँ AD अपॉन DB इज इक्वल टू A अपॉन FC। तो कंपेयर करोगे तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन AFC। अब दोनों साइड में 1 ऐड कर दो, तो AE अपॉन EC प्लस 1, AF अपॉन AFC और प्लस 1। इसके नीचे 1 लिख ले, इसके नीचे 1 लिख लिए। LCM लेंगे तो EC LCM आ जाएगा। तो क्या होगा? AE प्लस EC। यहाँ LCM लेंगे तो क्या आएगा? AF प्लस AFC अपॉन क्या होगा? FC। अब देखो AE और EC डायग्राम में देखो, AE और EC मिला दोगे तो AC बन जाएगा। तो AC अपॉन क्या होगा? EC। और देखो AF और FC मिला दोगे तब भी AC हो जाएगा। तो AC अपॉन FC, AC कट गया, तो 1 अपॉन EC इज इक्वल टू 1 अपॉन FC। उल्टा कर दो तो EC इज इक्वल टू FC आ गए। डायग्राम में देखो क्या EC की लेंथ और FC की लेंथ सेम है? नहीं है। EC की लेंथ और FC की लेंथ सेम नहीं है। तभी सेम होगी जब F E के ऊपर आ जाए। तो ये गलत रिजल्ट आ रहा है नहीं EC FC के बराबर, लेकिन यहाँ आ रहा है। तो यहाँ हमको प्रूव करना था कि DE BC के पैरेलल है, लेकिन हम मान कर चले हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है। तो मान कर चले कि जब DE BC के पैरेलल नहीं है, DF BC के पैरेलल है, तो गलत रिजल्ट में पहुँच गए। और गलत रिजल्ट क्या साबित करता है? कि हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था। तो जो हम ये माने थे कि DE BC के पैरेलल नहीं है, वो सही है, अर्थात DE BC के पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस, परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। जो रिजल्ट में गलती आ रही है EC FC के बराबर है नहीं डायग्राम में, लेकिन आ रहा है। गलत आ क्यों रहा है? क्योंकि है DE BC के पैरेलल, लेकिन हम मान कर चले कि DE BC के पैरेलल नहीं है। तो जब DE BC के पैरेलल नहीं है तो गलत रिजल्ट में पहुंच गए। तो गलत रिजल्ट ये साबित करता है कि हमारा मानना गलत है, अर्थात DE BC के पैरेलल होगी। यानी यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, अर्थात AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC यदि आपको पता है,
तो प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है। तो DE BC के पैरेलल प्रूव करने के लिए हम DE को BC के पैरेलल नहीं है ये मानकर चले, ठीक है। तो जब DE BC के पैरेलल नहीं है तो D से होकर BC के पैरेलल कोई ना कोई लाइन अवश्य खींची जा सकेगी। वह लाइन को हम मान लिए DF, और DF को जब मान कर चले तो अंत में रिजल्ट मिला क्या, EC = FC आ गया। IC = FC आना डायग्राम में सेम नहीं है, देखो EC = FC, तो यहाँ गलत रिजल्ट आ रहा है। और गलत रिजल्ट ये साबित करता है कि जो हमारी परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस थी, वे क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये हो गया कंट्राडिक्शन मेथड से इसका कन्वर्स प्रूव, ठीक है। अब देखो इसी के आगे दो थ्योरम के आगे एक और है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इन्हीं का यूज होगा। एंगल स्टेट एंड प्रूफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, देखो इसकी मीनिंग क्या है। ट्रायंगल ABC में एंगल A का बाइसेक्टर खींचो। एंगल A 60 अंश का है तो 30-30 का करते हुए, है ना। मान लो 60 डिग्री का है तो एंगल का बाइसेक्टर मतलब 30 को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली, ये 30। ठीक है। AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC विच इंटरसेक्ट साइड BC एट D। प्रूव करना है यदि एंगल किसी ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर उस एंगल को बनाने वाली साइड की रेशियो में अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करता है, ये कहना है। क्या कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर खींच दें, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन खींच दें, ये लाइन अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में इस एंगल को बनाने वाली साइड, ठीक है। तो यदि मान लो एंगल A को बनाने वाली साइड कौन है, AB है, और ये मान लो 5 है, और ये क्या है 10 है, तो ये मान लो 3 है, ये क्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AB अपान AC का रेशियो निकालते हो तो क्या आएगा, 5/10 तो रेशियो 1/2 आया कि नहीं आया। अब BD और DC का रेशियो निकालो, BD और DC का रेशियो निकालो तो 3/6 तो रेशियो क्या आया 1/2। तो यही प्रूव करना है कि यदि किसी ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर खींचा जाए तो जो बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उस एंगल को बनाने वाली साइड, जिस रेशियो में उस एंगल को बनाने वाली साइड। तो जिस एंगल को बनाने वाली साइड, जिस एंगल का बाइसेक्टर खींचा गया है उस एंगल को बनाने वाली साइड का रेशियो निकाल लें, तो जो बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जहां काटता है तो वे वाला पॉइंट अपोजिट साइड को भी उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उस एंगल को बनाने वाली साइड। BD और DC का जो रेशियो है AB और AC के रेशियो के इक्वल होता है। तो कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC if AD is bisector of angle BAC which intersects side BC at D, then prove that AB upon AC is equal to BD upon DC। AB upon AC is equal to BD upon DC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC AD is bisector of angle BAC which intersect side BC at D, then prove that AB upon AC is equal to BD upon DC, ठीक है। AB upon AC is equal to BD upon DC। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC if AD is bisector of angle BAC which intersect side BC at D, then AB upon AC is equal to
बी डी अपॉन डी सी, ये प्रूव करना है। इफ ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ, इफ ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी विच इंटरसेक्ट साइड बी सी एट डी, then prove that AB upon AC is equal to BD upon DC. In triangle ABC, if AD is bisector of angle BAC which intersect side BC at D, then AB upon AC is equal to BD upon DC होता है। ये दिखाओ। तो क्या लिखोगे? गिवन इन ट्रायंगल ABC AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC विच इंटरसेक्ट साइड BC एट D, टू prove AB upon AC is equal to BD upon DC. To prove AB upon AC is equal to BD upon DC. अब इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? लिख चुके थे ना। अब इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करने के लिए जिसकी ज़रूरत है, थोड़ा नीचे से ट्रायंगल बनाते हैं। आप लोग ना मिटाना, हम मिटा रहे हैं। एक ट्रायंगल बनाए थे ABC अभी, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अब देखो कंस्ट्रक्शन इसमें ये करना है कि BA के पैरेलल, पॉइंट C से BA के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है। किसके पैरेलल? इसके। तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इससे थोड़ा सा और ट्रायंगल को ऐसे बना लेते हैं। बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, ABC, ये होगा D। इसके पैरेलल लाइन खींचना है, इसको बढ़ाने पर कहीं न कहीं काटेगी। देखो हम कंस्ट्रक्शन में किए, वर्टेक्स C से BA के पैरेलल एक लाइन खींच दिए जो प्रोड्यूस BA को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती है, जो BA को बढ़ाने पर E पर काटती, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसको। किसके पैरेलल लाइन हम खींचे हैं? ये वाला
DA के पैरेलल लाइन खींचना चाहिए, BA के पैरेलल खींच, इसीलिए तो इतना लंबा आ रहा है। DA के पैरेलल जब रहेगा, हाँ देखो DA के पैरेलल बटे C से एक लाइन खींचते हैं, हाँ ठीक है। अब ये कहाँ पर मिलता है? E पर। आप सुनो अब अच्छे से, इस ट्रायंगल में देखो, इसमें आपको ये पता है कि AD पैरेलल है CE के कंस्ट्रक्शन से। कहाँ से पता है? हाँ, DA पैरेलल किसे है? CE के कंस्ट्रक्शन से। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन दोनों को काटने वाली लाइन कौन सी है? AC। तो AC जब दोनों को काटती है तो क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। जानते ना हो कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं जी, ठीक है। तो इन दोनों पैरेलल लाइन को ये लाइन काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब क्या करोगे? जब ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल लाइन ये भी तो है BE, तो BE भी इन दोनों पैरेलल लाइन को काटती है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाले एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ये एंगल और इस लाइन के ऊपर ये वाला एंगल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इसका नाम क्या रख लें? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब सोचो, देखो यहाँ पे AD क्या है? AD क्या है? एंगल BAC का बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो यदि मान लो एंगल A का मेजरमेंट 45 डिग्री है, तो एंगल 2 का क्या मेजरमेंट होगा? 45 का। अब एंगल ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है तो ये इस एंगल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये 45 का, तो ये भी 45 का होगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब ये 45 का है, तो ये भी क्या होगा? 45 का। तो यहाँ देखते कि हैं कि 2 भी 45 का, 4 भी 45 का, तो 2 भी 4 के इक्वल हो गया। और 2 जब 4 के इक्वल हो गया, तो पिछले साल एक थ्योरम पढ़े थे, किसी ट्रायंगल के यदि दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इस एंगल के सामने की साइड कौन सी है? AE। और इस एंगल के सामने की साइड क्या है? AC। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया? AE इज इक्वल टू AC प्रूव हो गया, AE इज इक्वल टू AC। अब इस ट्रायंगल पर विचार करते हैं BCE पर। तब BCE ट्रायंगल में देखते क्या है कि CE के पैरेलल ये लाइन DA है कंस्ट्रक्शन से, है कि नहीं है? तो थेल्स थ्योरम से क्या पढ़े हो आप? किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींच दें, तो ये पैरेलल लाइन रिमेन्स टू साइड को जहाँ काटती है, ये दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से रंजन? BD अपॉन DC इज इक्वल टू हो जाएगा BA अपॉन AE। क्यों? किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? BCE में। तो इस वाले ट्रायंगल में CE के पैरेलल ये लाइन DA है कंस्ट्रक्शन से। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींच देंगे, तो ये लाइन रिमेन्स टू साइड को जहाँ काटती है, वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE। अब AE को प्रूव कर दिया कि AC के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE ना लिख के क्या लिख दें? AC, क्योंकि AE को प्रूव कर दिया ना AC के इक्वल, ठीक है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो जो BA अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन DC है, तो यहाँ से जो AE का यूज कर देंगे, AE AC के इक्वल है, तो BA अपॉन AE ना लिख करके क्या लिख सकते हैं? AC। तो BA अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC प्रूव हो गया। तो हमारा मकसद इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक मकसद प्रूव करना था कि AE को AC के इक्वल प्रूव कर दिया जाए। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा?
सी से डी ए के पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ी और बी ए को बढ़ाकर ई तक बढ़ाना पड़ा। बी ए को प्रोड्यूस करके बी ए को बढ़ी हुई लाइन सी ई को ई पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखते क्या है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है। बट ए डी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का, इसलिए एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल ए की वैल्यू 2 के इक्वल है, 3 की वैल्यू 4 के इक्वल, इसलिए 2 4 के इक्वल हो गया। और जब 2 4 के इक्वल हुआ तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, इसलिए ए इज इक्वल टू ए सी। और जब ए इज इक्वल टू ए सी हो गया तो इस ट्रायंगल पर हम विचार करते हैं बी सी ई में। तो इस बी सी ई में सी ई साइड के पैरेलल लाइन डी ए खींची गई है कंस्ट्रक्शन से। तो ये रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर काटेगी, ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसलिए क्या होगा, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई। बट ए ई किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई ना लिख करके क्या लिख दें, ए सी। प्रूफ हो गई। तो किसी ट्रायंगल में एक एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, अपोजिट साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, वे पॉइंट उस एंगल को बनाने वाली साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है। किसी ट्रायंगल में एक साइड का एक एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उस एंगल को बनाने वाली साइड के रेशियो में भी डिवाइड करता है। ठीक है, उस एंगल को बनाने वाली साइड के रेशियो में ही डिवाइड करता है। तो किसी ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर उस एंगल को बनाने वाली साइड के रेशियो में अपोजिट साइड को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। तो क्या लिखें आप, प्रूफ के बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है। ड्रा सी ई पैरेलल टू डी ए which intersect produced बी ए एट, पेन नहीं चल रही है क्या है, एट ई। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हुआ। प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ में यहाँ लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 एंगल 4 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, इसलिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो क्या करें हम, हाँ हमारा मकसद है 2 4 के इक्वल है। तो एंगल 1 के स्थान पे एंगल 3 इक्वेशन, यहाँ इसका नाम रख लो फर्स्ट, इसका नाम रख लो सेकंड, या कि 3 के स्थान पे 1 लिख दो, या कि 1 के स्थान पे 3 लिख दो। ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये इसका नाम थर्ड डाल, पुटिंग द वैल्यू, या लिख सकते हो क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड 2 इज इक्वल टू या 3 इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड से क्या देख रहे हो आप, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल भी है। तो जब दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम।
तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। अब ये इक्वेशन 4 आ गया। अब सेकंड और फोर्थ को देख लो। सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड 3 है और फोर्थ का लेफ्ट साइड 3 है, तो ये 3 के इक्वल, तो ये क्या होगा 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या मिला, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। इसका मतलब क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल आना क्या साबित करता है, तो 4 के सामने की साइड का नाम क्या है, AC, और 2 के सामने की साइड का नाम क्या है, AC, साइड अपोजिट। टू इक्वल एंगल आर इक्वल। क्या आ गया, AC इज इक्वल 4 के सामने का एंगल AC, ये AE ये हुआ, और इसका नाम इक्वेशन 5 रख लो। अब इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE DA पैरेलल टू CE, DA पैरेलल टू CE। DA क्या है, CE के पैरेलल है, इसलिए क्या होगा BD अपॉन DC, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE बाई BPT, BPT से। इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE के स्थान पे क्या लिख दें हम, इक्वेशन 5 से AE के स्थान पर क्या लिख दें, AC। तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। यही तो प्रूफ करना था। इसी को क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ठीक है, अब बताओ प्रवेश, अब DA के पैरेलल लाइन CE क्यों खींचते हो कंस्ट्रक्शन में, DA के पैरेलल CE क्यों खींच रहे हो, DA के पैरेलल CE, क्योंकि ये एंगल 1 एंगल 2 के वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। DA के पैरेलल CE क्यों खींच रहे हैं, यदि हम DE के पैरेलल CE नहीं खींचेंगे तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हैं, ये कोई तर्क नहीं दे पाएंगे। और यदि DA के पैरेलल CE खींचे रहेंगे तो कह सकेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कह सकोगे, कह दोगे करेस्पॉन्डिंग एंगल है। दो वजह थी। तीसरी वजह यह है कि यदि हम DA के पैरेलल CE को नहीं खींचेंगे तो इस ट्रायंगल BCE में वे BPT नहीं लगा पाएंगे। तो BPT लगाने के लिए क्या होता है, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए
तो रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ट्रायंगल बी सी ई में यदि सी ई के पैरेलल डी ए रहेगी तभी तो इसमें तो कन्वर्स बी पी टी लगा सकेंगे, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई, ठीक है। इसलिए हमको डी ए के पैरेलल लाइन खींचने की ज़रूरत थी, इसलिए डी ए के पैरेलल लाइन क्या खींच दिए, सी ई खींच दिए, ठीक है। जब पैरेलल खींच दिए तो एंगल 1 को कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल प्रूव क्यों कर रहे हो? सर जिससे वो हमारा मकसद ये है कि 2 इज इक्वल टू 4 प्रूव कर दें। 2 इज इक्वल टू 4 क्यों प्रूव करना चाहते हो? सर उससे ये जो प्रूव करने के लिए तो ताकि हम ये कह सकें कि ए ई की लेंथ ए सी के इक्वल है, और ए ई की लेंथ ए सी की इक्वल है क्यों प्रूव करना चाहते हो? क्योंकि यदि ए ई की लेंथ ए सी की इक्वल हो जाएगी तो इस ट्रायंगल बी सी ई में बी पी टी से क्या होगा, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई होगा। तो ए ई के स्थान पे हम ए सी लिख देंगे। तो ये साइड इस साइड की इक्वल प्रूव करना आपका मकसद था। तो ये साइड इस साइड की इक्वल तभी प्रूव कर हो सकता है किसी ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल होते हैं तभी उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसीलिए हमें एंगल 2 एंगल 4 को इक्वल प्रूव करना जरूरी था, और एंगल 2 को एंगल 4 प्रूव करने के लिए हमको ये सारा कांड करना पड़ा। क्या क्या कि ये इसके पहले लाइन खींचना पड़ा, ठीक है। इसके पहले एक लाइन खींच करके अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और फिर ये बाइसेक्टर है तो निश्चित रूप से ये दोनों इक्वल होप करेंगे, और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, और जब अपोजिट साइड इक्वल होगी तब हम ए ई के स्थान पे ए सी लिख सकेंगे। क्योंकि बी पी टी से तो ये होगा बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई, और जब आगे से प्रूव किए रहेंगे कि ए ई की वैल्यू ए सी की इक्वल है तो इसलिए ए ई के स्थान पे किसका उपयोग कर देंगे, ए सी का, ठीक है। तो प्रूव हो जाएगी थ्योरम, ठीक है। लिख लेते ना। अब यदि मान लो किसी ट्रायंगल ए बी सी में, किसी ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए का जो बाइसेक्टर है साइड बी सी को बाइसेक्ट कर दे, यदि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो ये ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा आइसोसेलस। क्या हो जाएगा, बैठ जाओ, आइसोसेलस हो जाएगा। आइसोसेलस कैसे हो जाएगा? देखो ट्रायंगल ए बी सी में यदि एंगल ए का बाइसेक्टर बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट कर दे। तो जब बाइसेक्ट कर देगा तो इसका मतलब बी डी डी सी के इक्वल हो गई। जब बी डी डी सी के इक्वल हो गई तो निश्चित रूप से वह ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, आइसोसेलस होगा। ये प्रूव करके दिखाना, अभी प्रूव कहाँ हुआ। तब प्रूव करने के दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप थ्योरम तो ये जानते हो कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी जानते हो। और यदि हम कह दिए कि ये ए डी जो है बी सी को बाइसेक्ट करता है, तो जब बाइसेक्ट करता है तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी सी ना, बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी सी। तो जहाँ बी डी है वहाँ क्या लिख सकते हैं आप, डी सी। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू जहाँ बी डी है वहाँ लिख दिया डी सी अपॉन डी सी लिखे रहो, तो डी सी कट गया। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए सी। तो किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल दिखा दो तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, आइसोसेलस, ठीक है। तो वो जो एंगल का बाइसेक्टर खींचा गया है, यदि वे एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो उसको हम बोलेंगे कि बाइसेक्ट करता है। यदि इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या करोगे, सिंस ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए या बी ए सी देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, बट बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन, बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन, देयरफॉर ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू जहाँ बी डी हो वहाँ क्या लिख दिए, डी सी। तो डी सी अपॉन डी सी कट गया तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। और किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो गई तो वो ट्रायंगल क्या होता है, क्या होता है, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो इस थ्योरम पर आधारित ये क्वेश्चन हो गया, यदि किसी ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है तो वह ट्रायंगल क्या होता है, वह ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलस। लिखे देते हैं इसको। क्वेश्चन लिखो,
in triangle ABC, if angle bisector, if AD is bisector of angle BAC, which intersect side BC at D such that BD is equal to DC, then prove that triangle ABC is an isosceles triangle. तो गिवन में क्या लिखोगे, एक ट्रायंगल है ABC, AD क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का, और BD इज इक्वल टू DC भी पता है। गिवन इन ट्रायंगल ABC AD इज बाइसेक्टर of angle BAC which intersect side BC at D such that BD is equal to DC. So to prove triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है। प्रूफ क्या लिखोगे, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, ये इक्वेशन होगा फर्स्ट। इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो, इसका नाम फर्स्ट रख लो। अब इक्वेशन फर्स्ट से BD के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, DC, यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं। इक्वेशन सेकंड में जहाँ BD है वहाँ क्या लिख सकते हैं, DC कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग the value from equation first in equation second में वैल्यू रखो, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD के स्थान पर DC लिख दो, तो DC अपॉन DC, तो DC कट गया, तो AB इज इक्वल टू AC तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AB इज इक्वल टू AC। इट मीन्स ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो किसी ट्रायंगल में
एक एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है तो वह ट्रायंगल निश्चित रूप से क्या होता है, आइसोसेलस। किसी ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है तो वह ट्रायंगल निश्चित रूप से क्या होता है, आइसोसेलस।